नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर आशा देवी नमस्ते हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्ते हिंदी चैनल हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। हिंदी सेवियों से परिचय की श्रृंखला में आज हमारा चैनल एक ऐसे प्रवासी हिंदी साहित्यकार से मिल रहा है जो पिछले 42 वर्षों से नॉर्वे की भूमि पर रहते हुए हिंदी की सेवा कर रहे हैं। विदेशी भूमि पर अपनी भाषा, अपने साहित्य के फूल पौधे लगाकर उनकी देखभाल करता हुआ ये हिंदी का माली अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्तित्व का धनी है। हम और हमारा चैनल अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो आइए मिलते हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी से। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक, जैसा उन्होंने कहा। मैं दुनिया के सबसे उत्तर में बसे एक छोटे से सुंदर से देश नॉर्वे में 42 वर्षों से रह रहा हूं, जैसा कि आपने पहले बताया हुआ है। और एक ये जो है उत्तर में बसा हुआ देश, जहां पर 19 जून से लेकर 31 जुलाई तक सूरज डूबता नहीं। जी हाँ, अर्धरात्रि के सूरज वाले देश नॉर्वे से आया हूँ। आजकल वहाँ बहुत सर्दी है और बर्फ़ का साम्राज्य व्याप्त है। तो आज आपने मुझसे बातचीत की और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भारत आए हैं और हम हमारे सम्मुख हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप हिंदी पत्रिका से कैसे जुड़े हैं। मेरे जीवन में जो है हिंदी और हिंदी साहित्य से प्रेम बहुत बचपन से जागृत हुआ। जब मैं 1969 में, जब मैं कक्षा 9 में था, तो मेरा पहली कविता लखनऊ के एक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत में छपी। और नॉर्वे में जब मैं 26 जनवरी 1980 को गया, वहाँ पर एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था परिचय। और उस परिचय में जनवरी में मैं गया और मार्च के पहले सप्ताह में मुझे उस परिचय में काम करने का अवसर मिला, क्योंकि मैंने इच्छा रखी कि भाई मैंने बिना पैसे के आप इस पत्रिका में योगदान दूंगा। और चूंकि वो पत्रिका जो है हिंदी और पंजाबी भाषा में होती थी, तो फिर मैंने वहाँ पर पंजाबी भाषा सीखी, क्योंकि किसी भी संपादक को बिना लेख को पढ़े हुए, किसी लेखक की रचना को बिना पढ़े हुए नहीं प्रकाशित करना चाहिए। और वही मैंने किया। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने आई, क्योंकि हिंदी के बारे में आपने स्थिति के बारे में पूछा है। तो जब मैं नॉर्वे गया था, तो वहाँ पर हिंदी जो है हिंदी की कोई कक्षा नहीं होती थी, विश्वविद्यालय स्तर पे होती भी थी, तो वह उसका माध्यम जो नॉर्वेजियन भाषा थी। तो नॉर्वे में जब भारतीय दूतावास से मिल करके पहले मैंने वहाँ पर एक हिंदी कक्षा लगाना शुरू किया भारतीय दूतावास में। और फिर भारतीय दूतावास ने जो है बाहर जो प्रवासी भारतीयों को भी और जो हिंदी पढ़ना चाहते थे उनके बच्चों को भी आश्रय देना या प्रवेश देना मतलब स्वीकार किया। उसके बाद धीरे धीरे जब वहाँ पर चूँकि परिचय पत्रिका का संपादक बनना था, तो उस कारण जो है मुझे बहुत से नॉर्वेजीय समाज के और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का अवसर मिलता था। भारतीय दूतावास बहुत प्रेम करता था, स्नेह देता था और सहयोग भी देता था। तो पहले 3 साल तक जो हमारी परिचय पत्रिका है, जो हिंदी और पंजाबी में थी, वो हस्तलिखित होती थी, क्योंकि मेरे पास कोई टाइपराइटर भी नहीं था। और उसमें आप देख लीजिए, अगर 3 कॉलम में आप एक पेज को लिखें और उसमें जगह छोड़ें, शीर्षक के लिए भी छोड़ें, सब टाइटल के भी जगह छोड़ें, और 2 कॉलमों के बीच में भी जगह छोड़ें, और बिना गलती के लिखें, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वो चुनौती मैंने खुशी खुशी स्वीकार की। आपकी भूमिका सचमुच बहुत अहम है। हिंदी साहित्य को विदेशों तक ले जाने में और उसका प्रचार प्रसार करने में आपने बहुत जड़ों से काम किया। आपका एक लॉकडाउन काव्य संग्रह बहुत चर्चित हुआ। जी, जो अभी आप सभी लोग जो पूरी दुनिया में हैं, उन्होंने लगभग 3.25 वर्ष या लगभग 3 वर्ष देखा कि जब हम कोविड-19 महामारी से ग्रसित हुए और किसी को कुछ नहीं पता था और पूरी दुनिया अस्त-व्यस्त थी, तो मेरे मन में ख्याल आया कि रोज़ डायरी लिखी जाए और जो भारत में, नॉर्वे में और दुनिया के विभिन्न देशों में जो स्थिति है, उसको यथावत एक कविता का रूप दिया जाए। तो मेरे ये जो समस्या भारत में जो स्वीकार की गई, इस समस्या को, वह मार्च के पहले हफ्ते में 2020 में, और ये मेरा काव्य संग्रह जो है जुलाई में 2020 में छपा। और उस समय जो है शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो प्रसिद्ध समालोचक हैं और विक्रम विश्वविद्यालय में कला संकाय के अध्यक्ष भी हैं, डीन भी हैं, तो वो उन्होंने, और कई एक और समालोचक हैं भारत के बहुत प्रसिद्ध समालोचक, जिनका नाम है सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और वाईपी सिंह जी, उन्होंने उस पुस्तक को जो है दुनिया की पहली काव्य कृति कहा इस कोरोना काल में। तो इस दुनिया हादसों की आदी हो गई, जिस तरह मौन बीमारी हो गई, इसमें जो है कविताएं हैं और उस समय का वर्णन करती हैं। और आपको मालूम है कि जो लॉकडाउन समय है पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल समय था। और उसके बाद मेरा एक काव्य संग्रह और आ रहा है रायपुर से छपकर, जो किसानों के बारे में, उसका नाम है मिट्टी के देवता। ये जो है जनवरी के पहले सप्ताह में प्रकाशित हो रहा है। और इस लॉकडाउन का पंजाबी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, मराठी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। यानी गर्मी 2023 से पहले एक और काव्य संग्रह मिलेगा, जन मन के गांधी,
क्योंकि जन मन के गाने। हाँ, क्योंकि आपको चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे भारत की सीमाओं का विवाद हो, या आप देख लीजिए चाहे ताइवान का मामला हो, जी, या जी, आप बिल्कुल। सूडान में या सोमालिया में युद्ध और भुखमरी की बात हो, जी, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। और मेरा मानना है कि लेखक वही है जो आस-पास देखे और उन्हीं की बात को अभिव्यक्त करे। मेरी एक लंबी कविता थी, कवि वही जो समय का सच कहे, किंतु दोषी भावना से बच रहे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप भी ऐसी घटना बताएँ जिससे आप बहुत प्रभावित हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप बहुत प्रभावित हैं अपने जीवन में, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए? जी, बहुत अच्छा लगा जब नेल्सन मंडेला जी 1993 में नॉर्वे आए जी। अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो व्यक्ति 2 दशकों से अधिक जेल में बंद हो आज़ादी की लड़ाई में, और जिन्होंने अपना जो शुरू में जो इनका संघर्ष था, उसे हिंसा का संघर्ष कहा गया, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा को अपनाया, और उन्होंने नॉन वायलेंस, यानी पूरी दुनिया भी जानती है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, तो जी। उनसे जब मिलने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ वो कम बात करते थे, उनके जी। सेक्रेटरी से ज़्यादा बात होती थी। मैं एक तरफ बैठा था, एक तरफ नेल्सन मंडेला जी थे, एक दूसरी तरफ उनका सेक्रेटरी, जबकि उनके बगल में सेक्रेटरी होना चाहिए। जी, तो जी। ये उनका प्रताप था कि उन्होंने मुझे टोका नहीं और जहाँ मैं बैठ गया वहीं बैठे रहने दिया। और उसी के साथ-साथ जो है 1985 में जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम कर रहा था 3.5 महीने के लिए, और क्योंकि जब मैं जर्नलिज्म नॉर्वे में कर रहा था, तो उस समय मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे भारत लौट कर के ही पत्रकारिता करनी चाहिए। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में मेरा एक लेख छपा था दक्षिण अफ्रीका में और अपार्टाइड, यानी जिसे पृथकवासन कहते हैं, जी, जी। उस संघर्ष में। तो मेरा एक लेख का उसका शीर्षक था सोना पैदा करने वाला देश कब तोड़ेगा लोहे की जंजीरें। क्योंकि आपको ये बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना पैदा होता है। तो ये सब बातें उनको बताई तो बहुत खुश हुए, और उनको हमने नॉर्वेजियन भाषा में भी अपनी रचनाएं दक्षिण अफ्रीका के बारे में दिखाई, तो भी बहुत खुश हुए। और मेरा एक लेख जो है महाराष्ट्र में 10वीं कक्षा में है भी, जिसका शीर्षक है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। जी, आप फिल्मों से कैसे जुड़े? बचपन में जब मैं कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8-9 तक में पढ़ता था, तो जब भी अखबार में ये विज्ञापन देखता कि यह सूचना देखता कि फलाने स्कूल में या फलाने मैदान में भारत सरकार की तरफ से, सूचना विभाग की तरफ से फिल्म दिखाई जा रही, तो मैं दौड़ के जाता था। मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था, और फिल्म रात तक होती थी, और कई बार जो है मेरी माँ जो है पीट भी देती थी देरी से आने के कारण, लेकिन फिल्म से मेरा बड़ा लगाव था। और उसके बाद जो है मैं जब हाई स्कूल में फेल हुआ, तो मेरे पिताजी ने रेलवे में नौकरी लगवा दी, क्योंकि वो भी रेलवे में काम करते थे। वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो है मेरे हाथ से निकल जाए। उसके बाद जो है लखनऊ में उसी समय जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, 1975 में मैंने इंटर पास किया और 1972 में मैंने हाई स्कूल पास किया। उस समय मेरे एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वेदना, जो जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया। जब 1985 में मैं कादम्बनी और साप्ताहिक हिंदुस्तान में हमारे बहुत जाने माने जो संपादक हैं, साहित्यिक संपादक राजेंद्र अवस्थी जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में मुझे हिंदी के पत्रकारिता के गुण सीखने मिले। तो उनकी कहानी पे एक फिल्म, उनका जो बेटा है शिवशंकर अवस्थी, प्रोफेसर शिवशंकर अवस्थी अभी भी रिटायर हुए हैं और आदर्श गिल्ड्स ऑफ इंडिया के महामंत्री भी हैं। तो उनके निर्देशन में फिल्म बनी थी। तो उसमें मुझे एक रोल करना था, एक दुकानदार का जो विलियन की तरह काम करता है, और उसमें संवाद में भी मैंने उनकी मदद की लिखने में। तो वहाँ से मेरा शौक थोड़ा सा पूरा हुआ। उसके बाद फिर 1996 में दिल्ली दूरदर्शन के सहयोग से मैंने एक फिल्म बनाई, और उसमें जो है मेरी कहानी पे आधारित थी। और लेकिन मेरा निर्देशन था, लेकिन मानव निर्देशन ये डॉक्टर रेखा व्यास का था। डायरेक्टर डॉक्टर रेखा व्यास अपने बेबाकी और अपने व्यवहार के कारण उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाए जितनी होना चाहिए, जबकि वह संस्कृत से PhD हैं और उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से कोर्स भी किया है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि फिल्म की बनाने की शुरुआत मैंने डॉक्टर रेखा व्यास से सीखी, तो इसलिए उनका नाम लेना भी जरूरी है। अभी वो अवकाश प्राप्त हुई हैं। तो वो जो तलाश जो फिल्म थी उसमें भी मेरा एक रोल था, बालूबा नाम से। तो वो लंबा रोल था, और रेखा व्यास उस फिल्म की नायिका भी थी और मानद निर्देशक भी थी। और उसके बाद जो है जब मैं नॉर्वे पहुंचा, तो नॉर्वे में जो नॉर्वेजियन भाषा में जो एक मैंने फिल्म बनाई जिसका मैंने लेखन भी किया, उसमें भी मेरा एक रोल था।
दो दोस्तों की कहानी थी। और उसका जो बहुत खुशी की बात होती है कि जब आप देखती हैं कि किसी गुरु का जो शिष्य है वह गुरु से आगे बढ़ जाए, या माता पिता का कोई बच्चा जो है आगे बढ़ जाए, तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। तो मुझे भी बहुत जी जी। उस फिल्म से खुशी। उसका नाम था रायसेन तिलकनाथा, यानी कनाडा के शहर। और उस फिल्म का फिल्मांकन हमारे छोटे बेटे ने 16 साल की उम्र में किया था, तो उसने डेब्यू किया था उस फिल्म से, तो वो फिल्म भी बनाई। लेकिन मेरा फिल्म निर्माण से जो है मैं जोड़ नहीं सका, क्योंकि मेरी रुचि उधर बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी सबसे ज़्यादा रुचि लेखन से है, और लेखन में भी वो कार्य मैं नहीं कर पाया हूँ अभी तक जो मैं करना चाहता हूँ। लखनऊ में आनंद शर्मा जी ने मेरे साहित्य पे, मेरी कहानियों पे 6 टेलीफिल्में बनाई, और अभी 7वीं टेलीफिल्म वो बना रहे हैं। और टेलीफिल्म मतलब लघु टेलीफिल्म, यानी छोटी। कोई 4 मिनट की है, कोई 6 मिनट की है, कोई 12 मिनट की है। अभी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी काफ़ी साल पहले, जिसका नाम था इंटरव्यू, जो वो लगभग 5 मिनट की है। उसको जो है 11 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है जी, सर। धन्यवाद। अच्छा, हिंदी के प्रचार में और प्रसार में आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया कि क्या आपकी योजनाएं हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार और बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है? देखिए, हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत लोग निजी स्तर पर और अपनी निजी संस्थाओं के द्वारा भी कर रहे हैं। जैसे कि इस समय हम बैठे हुए हैं कि आधुनिक साहित्य के कार्यालय में बैठे हुए हैं, जी और जी। वह जो है आशीष खंडवे जी, जो जाने माने लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और आजकल ICCR यानी हमारे उस संस्था की पत्रिका गगनाचल के संपादक भी हैं। उसी प्रकार बहुत से और लोग भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी। जिसमें कि एक रमा शर्मा जी हैं, जो जापान से निकालती हैं एक पत्रिका। उसी प्रकार हम लोग भी नॉर्वे में सबसे पहली पत्रिका परिचय निकाली, परिचय बंद हो गई। उसके बाद फिर 1988 में स्पाइल दर्पण, स्पाइल का मतलब दर्पण होता है, तो दोनों ही नाम दिए हैं, क्योंकि ये पत्रिका जो है हिंदी में भी है और नॉर्वेजी भाषा में भी है। जी। और वैश्विका जो है 2007 में शुरू हुई। तो जो स्पाइल दर्पण और वैश्विका अभी भी जीवित पत्रिका है, और स्पाइल दर्पण नियमित है, और वैश्विका कभी कभी अनियमित हो जाती है, लेकिन इसने हर साल कोई ना कोई अंक प्रकाशित किए हैं। मेरा मानना है कि जो विदेशों में रहने वाले साहित्यकार हैं, उन लोगों को, और विदेशों में रहने वाले माता पिता हैं जो भारतीय मूल के हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाएं। मातृभाषा के रूप में वो भारतीय भाषा सिखाएं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मराठी हो। क्योंकि अगर बच्चे मातृभाषा सीखते हैं तो वह जो है अपनी अभिव्यक्ति जो है बहुत अच्छी कर सकते हैं, और दूसरी भाषाएं भी अच्छी सीख सकते हैं। दुनिया के शिक्षाविद इस बात से एक मत से सहमत हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। भारत में नई शिक्षा नीति आई है, और इस नई शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है, लेकिन अभी भी बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में बहुत से गरीब देशों के बच्चे बहुत से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसमें भारत भी है। और अभिभावकों के सक्रिय ना होने से, उनके सक्षम ना होने से इसमें कुछ परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आशा है कि नई शिक्षा नीति से जब क्रियान्वयन की जाएगी तो शायद उसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, भविष्य हमारा उज्जवल है कि ये अच्छा है हिंदी के लिए कि हमारी हिंदी हमारी संस्कृति को लेकर जा रही है बाहर देशों में, और भारतीय संस्कृति का लोहा तो पूरा विश्व मानता है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। मेरी 2 पंक्तियां हैं बड़ी लंबी कविता की। देश का मान हो, देश का गान हो, देश का मान हो, देश का गान हो, हम जहाँ भी रहें मेरा हिंदुस्तान हो। हम बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।